हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बहुत सारे वंश पिछले वीडियोस में बताए थे। शिशुनाग वंश बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कई सारे वंश बताए थे, हर्यक वंश बताया था। डिटेल में पूरी वीडियोस आपको दे रहे हैं। वॉइस ओवर वीडियोस ये इस वजह से हैं ताकि आपके पास नोट्स कायदे से पहुंच सकें, आप आराम से लिख सकें, ठीक है सर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको पता ही है, घनानंद थे, महापद्म नंद ने स्थापना की थी नंद वंश की। उसका अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है। घनानंद की हत्या कर दी किसने? मौर्य जी ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। और चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी विस्तृत इनका साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी अच्छा शासक माना जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। इनकी माता का नाम मूर, जिसे संस्कृत में मौर्य कहा गया। कुछ ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय माना जाता है। यानी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य लगाते थे, ये अपनी माता का सरनेम था, ठीक है। इनकी माता का नाम मूर था, ठीक है, जिसे संस्कृत में मौर्य कहा गया, तो वही सरनेम ये इस्तेमाल करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इनके शासकों के बारे में। सबसे पहले मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो नंबर 1 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक ये रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने शूद्र और कुछ ने क्षत्रिय माना है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, कुछ लोग कहते हैं ये शूद्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। यानी अगर इनकी भौगोलिक स्थिति की हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां से था? ईरान से था। पूर्व में कहां तक था? बंगाल तक था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी बदले में लेकर कई राज्य और पुत्री हेलेना का विवाह भी कर दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किसे पराजित किया है? सेल्यूकस निकेटर को। और जब हार गया भाई, तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, तो 500 हाथी ले लिए, उसकी पुत्री से शादी भी कर ली और उसके साथ साथ कई सारी संपत्ति भी ले ली। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह काफी समय तक रहा और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट भी है कि मेगस्थनीज जब गया था, ठीक, मेगस्थनीज ने अपनी किताब लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक, ठीक, बहुत ही फेमस है। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा? तो इंडिका पुस्तक को लिखा है मेगस्थनीज ने। किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो आप क्या कहेंगे? जैन धर्म को मानता था। इसने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया, भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवण बेल बोला कर्नाटक में जाकर शरीर को त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। यानी जीवन के अंतिम टाइम में इन्हें अपने लड़के को दे दिया राज्य वगैरह और चले गए, अपने आप प्राण को त्याग दिया। अगर मूल्यांकन की आप बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ज़्यादा महान, कुशल प्रशासक, साम्राज्य निर्माता था। इनकी प्रशासनिक योग्यता उत्कृष्ट थी। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख दिया है। कई समय तक भारतीय व्यवस्था इनकी व्यवस्थाओं के आधार पर चलती रही। जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त एक राजऋषि भी था, राजर्षि, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव को त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर लिया। एक्चुअल में जैन धर्म में एक परंपरा चलती थी कि जब आपके जीवन का आपको लगे कि उद्देश्य पूरा हो गया है, तो आप अपने आप जंगलों वगैरह में चले जाएं और अपने आप जाके अपने जीवन को त्याग कर दें, ठीक है। तो इन्होंने भी वही किया था, जैन धर्म को ये मानता था। इनके बाद बिंदुसार आए, ठीक है। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। इनके कई नाम हैं। इन्हें अमित्रघात, शत्रु विनाशक, सिंहसेन, इन सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में हुए तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दबाने के लिए सुशीन और अशोक को भेजा गया। मिस्र के शासक ने डायनोसिस नामक राजदूत इनके दरबार में भेजा। अब देखिए, जैसे पूछा जाएगा आपसे, डायनोसिस नामक जो राजदूत है वो किसके दरबार में भेजा गया? तो आप क्या कहेंगे? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। किसके दरबार में? बिंदुसार के, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्यसभा में एक ज्योतिषी पिंगल बस रहता था। इस काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। यानी चाणक्य पहले भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य में भी, और उसके बाद इनके में। अब यहाँ पे एक बहुत महान राजा कहा जाता अशोक। अब देखिए, आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान थे, फिर अशोक इतने महान थे, तो इसी वजह से ये जो मौर्य वंश है इसे काफ़ी फेमस माना गया है। अशोक रहे 273 से। देखिए, बिंदुसार इससे पहले थे सर, तो बिंदुसार के बाद इनके लड़के थे अशोक, तो अशोक आ गए। बिंदुसार का इनके पुत्र थे अशोक, बिंदुसार का पुत्र था। इसका वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269
ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन कर लिया। सोचिए, 100 भाई थे, अपने 99 भाइयों को मार डाला और उसके बाद खुद राजा बन गए। लेकिन एक्चुअल में अशोक का हृदय जो है, जब कलिंग का युद्ध हुआ था आखिरी में काफ़ी भर गया था और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक का धार्मिक जीवन, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। राज तरंगिनी कल्लड़ के अनुसार, ठीक है, अशोक शैव धर्म का अनुयायी था जिसे देवान प्रियदर्शी कहा गया। देवान प्रियदर्शी हम आपको बता चुके हैं, देवों का प्यारा कहलाया गया, ठीक है, यानी अशोक को देवों का प्यारा बताया गया। ये एक अभिलेख था, ठीक, हमने आपको पुरानी वीडियो में कवर कर दिया है। आप हमारी सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। देवान प्रियदर्शी अगर आपको पता है तो बताइए नीचे कमेंट करके कि किस में उसे देवों का प्यारा कहा गया, ठीक है। उसके बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म के प्रचारक कई सारे थे, देखिए जैसे महेंद्र और संघमित्रा को भेजा इन्होंने श्रीलंका, महारक्षित को यवन भेजा, मंजिम को हिमालयवती देश भेजा, महादेव को मसूर भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सेना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा, मजा जनते को कश्मीर और गांधार भेजा। अशोक का मूल्यांकन अगर करें तो ये भी एक बहुत महान सम्राट था। देखिए दोनों महान थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की आप तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में बहुत महान थे। अशोक, प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राट में भेजा जाता है और सबसे आगे रखा जाता है। इसने राष्ट्रीय एकता की समस्या को कुशलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश में एक भाषा का कानून चलाया। ये कला प्रेमी था, कला का संरक्षक था। इसने श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की स्थापना करवाई। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था परंतु इनके सिद्धांत इन्हें बहुत अधिक महान बना देते हैं। ये सही अर्थों में प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया। अशोक के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो इसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी थी, बल्कि आज भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसी व्यवस्था पे फॉलो होती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो राजा को सिर बताया गया कि राजा हमारा सिर है। उसके बाद अमात्य आँख है, जनपद जो है वो जंघा है, दुर्ग यानी जो किला है वो बाँह है। लोग कहते हैं किला लुट गया तो मेरे हाथ कट गए फिर तो आप कुछ नहीं करते, तो दुर्ग जो किला है वो बाँह है। कोष जो है वो मुख है, अगर आपके पास कोष नहीं है तो आपका मुंह फिर बंद है। दंड बल सेना आपका मस्तिष्क है। मित्र जो है वो आपके कान है, यानी आपके अगर पड़ोसी कोई राजा हैं, मित्र हैं, तो वो आपके कान है, आपको बताएंगे कि सर आपके यहाँ आक्रमण होने वाला है तो आप तैयार हो जाइए। तो इस तरीके से पूरी एक व्यवस्था बनाई गई। सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इनकी सेना बहुत संगठित और बड़े आकार की थी। इसमें चतुरंग बल सेना क्या क्या था, पैदल थे, घुड़सवार थे, हाथी भी थे, रथ भी थे। लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं हाथी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी की है। जब लड़ाई वगैरह आगे हुई तो हाथी चलते थे धीरे धीरे। अब जो लोग घोड़ों से लड़ रहे थे वो फिर थोड़ा स्पीड उनकी ज़्यादा हो गई तो हाथी दिक्कत भी की है, लेकिन फिलहाल इनकी सेना काफ़ी अच्छी थी, घोड़े भी थे, हाथी भी थे। मेगास्थनीज की इंडिका की जो किताब लिखी थी, मेगास्थनीज आए थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख पैदल, समझिए उस जमाने में आप सोच के देखिए 1000 आदमी इकट्ठे हो जाए तो बहुत भीड़ लगती है, और सोचिए 6 लाख पैदल, 6 लाख आदमी, इतनी बड़ी सेना, 50,000 घोड़े, 9,000 हाथी, 800 रथ, कितनी बड़ी ये सेना रही होगी। और कहाँ मतलब आदमी तो डर के मारे लड़ना ही नहीं आता होगा यार, जहाँ इतनी भीड़ मान लिया, इतनी भीड़ भी छोड़ो, खाली हाथी वाले भी भेज दिए 9,000, तो आदमी देख करे यार हाथी हाथी दिखाई दे रहे, समझ रहे हैं आप। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा, मतलब डाकुओं का गिरोह मतलब अगर एक बार सोच लिया कि किसी को लूटना है तो फिर कोई नहीं बच सकता, इतनी बड़ी सेना थी उसके पास। फिर न्याय व्यवस्था में कहते तो मौर्य काल में मौर्य सम्राट जो है वो सर्वोच्च होता था। अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश सब कुछ जो है वो मौर्य सम्राट ही करेगा। ग्राम सभा एक छोटा न्यायालय था, छोटे लेवल पे भी काम होते थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, एक धर्म स्त्री है जिसमें स्त्री, धन, विवाह ये सारे निपटारे किए जाते थे। दूसरा कंटक शोधन था जिसमें हत्या, मारपीट जैसी समस्याएं, जैसे अगर आज भी आप कहते हैं तो लोग कहते हैं हम जो है वो सिविल के हैं, ठीक है सर, हम क्या हैं, हम क्रिमिनल वाले हैं। तो अगर आप देखें जो हत्या क्रिमिनल जो लॉयर वगैरह मतलब जितने भी मुकदमे होते थे कहाँ, कंटक शोधन में होते थे सर। और उसके बाद जितने भी सिविल वाले होते थे, स्त्री लड़ाई हो गई है, तलाक होना है, शादी है, वसीयत बनानी, ये सब कहाँ होते थे, धर्म स्त्रीय में। फिर गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर क्या है, महामहातर सर्प कहा जाता था इन्हें, इस विभाग को, जबकि गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुण पुरुष कहा जाता था। सर्प महामात्य कहा जाता, तो इनका मेन अधिकारी होता था गुप्तचरों का। गुप्तचर आप समझते होंगे सर, इधर से सुन लिया, आपको बता दिया कि आपके संग में ऐसा ऐसा होगा, उसका फायदा उठा लिया, ठीक है। दास व्यवस्था भी थी इस समय।
अब दास व्यवस्था नहीं थी। मेगास्थनीज जो है, जो इंडिका वाली पुस्तक, उसमें साफ साफ लिखा गया कि भारत में कोई भी दास व्यवस्था नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी कि किसी को नौकर नहीं बना सकते हैं आप, खरीद लेगा, ऐसा नहीं होता था। तो इस लेवल से भी एक अच्छा था ये वंश, ठीक है। परंतु मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्रियों की स्थिति क्या रही? स्त्रियों की स्थिति क्या रही? मौर्यकालीन में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति अच्छी थी, मतलब ठीक है, उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति थी। तो ठीक है, अच्छी स्थिति कैसे है कि दोबारा शादी करने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, आपको ज़िंदगी जीने का मौका मिला, तो इसे अच्छी ही कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार था, जिसे दिक्कत हो वो तलाक ले सकता था। विधवा विवाह भी हो जाता था, प्रचलित था। हालांकि कुछ विधवाएं जो थी वो नहीं करती थी शादी की, चलिए ठीक है हम नहीं करेंगे, उन्हें कहा जाता था छंदवासिनी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि छंदवासिनी किसे कहा जाता, तो आप क्या कहेंगे? जो विधवाएं शादी वगैरह नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कह दिया जाता था। देखिए पूरे नोट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। उसके बाद समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। वैश्यावृत्ति तब भी होती थी, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? रूपा जीवा कहते थे। तो कोई पूछे रूपा जीवा क्या है, तो जो वैश्या स्त्रियां होती थी ना, रूपा जीवा कहते थे। जो स्त्रियां घर में रहती थीं उन्हें अनिष्कासनी कहा जाता था। निष्कासनी मतलब निकलने वाला, अनिष्कासनी जो निकलता ही नहीं था वो अनिष्कासनी कहलाता था। फिर अगर धर्म की आप बात करें तो देखिए कुछ लोग जैन धर्म को मानते थे, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो हमेशा से जैन धर्म को ही मानते रहे, और अगर अशोक की बात कर लें तो उन्होंने बौद्ध धर्म को माना। तो कई सारे धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, वैदिक धर्म, नाग पूजा, ये सारे के सारे इसमें माने गए थे, ठीक है। पतन के अगर आप कारण कर दें तो अशोक की मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासन मिला नहीं, कोई ऐसा शासक था नहीं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की भी मृत्यु, हत्या कर दी गई। इसके बाद जो इनके सेना के थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया? हत्या कर दी उसकी अंतिम की, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की भी स्थापना फिर की। पतन के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। देखिए अयोग्य, निर्बल, अदूरदर्शी उत्तराधिकारी थे, मतलब कोई सोचने वाले नहीं थे, बस राजा कर राज्य करने से मतलब है। केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा कर दिया, जो कुछ है वो सम्राट ही है। प्रांतीय शासकों के अत्याचार होने लगे, जो ग्राम वगैरह लेवल पे, प्रांत के लेवल पे थे, वो आपस में जनता को परेशान करने लगे। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, करों की अधिकता हो गई, राष्ट्र के प्रति कोई चेतना नहीं रह गई। क्योंकि अशोक जो थे वो काफ़ी अच्छे राजा थे, लेकिन अशोक के बाद फिर लगभग आप मान के चलिए कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी थे, उनके लिए दिक्कत हो गई, और फिर ये पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो अगर अच्छे की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आराम से नोट करिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।